Hello students, today we'll start 12th class chemistry, chemical kinetics chapter. Okay, देखो. Now today we'll start with radioactive disintegration. Acha. So now first thing we can say about the radioactive. This radioactive, it will be divided into two parts. One can form as a natural radioactive, another is known as your artificial radioactive. Okay, natural radioactive uranium particles. Okay, and this uranium particles, it will be forming alpha, beta and gamma rays. But in artificial radioactive, the radioactive substance, whenever it will be bombarded with, I mean to say proton हो या न्यूट्रॉन हो, ठीक है, then we can say that this is known as your artificial radioactive. Now this radioactive disintegration, it depends upon, I mean to say, first order kinetics. This first order kinetics, we know that, I mean to say, K, that is equal to 2.303 by T log A naught upon A. This is known as your first order kinetics. Okay, exactly the radioactive disintegration that obey also the first order kinetics. So now I can say how we can write the K is equal to 2.303 by T log, this is known as your N naught upon N. अच्छा, N naught क्या होता है? This is known as your radioactive substance. Okay, radioactive substance that will be forming. और N क्या होता है? I mean to say total. तो यहाँ पे क्या होता है? The radioactive substance that will forming after T, and this is known as your total radioactive substance. Now we know that this average life period, इसको हम क्या कहते हैं? Tau. That is known as your reciprocal of your, I mean to say, rate constant. And in our first order reactions, we know that half life period T half, that is equal to 0.693 by K. तो हमारा K क्या होगा? We can say that 0.693 by T half. अच्छा, मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ 1 by 0.693 by T half. तो इसका मतलब ये अभी कितना हो गया? This is known as your T half upon 0.693. तो that is equal to 1.44 into your T half. आपने उसको, I mean to say, शॉर्ट मेथड में आप भी बना सकते हो. T half is equal to 1.44 into your T half reactions. Okay, now I can say that we'll say about, I mean to say, what are the threshold energy, अच्छा, and that is known as your, I mean to say, that threshold energy, that is known as your energy factor. For example, I can say, मैंने एक ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है, और इसी ग्राफ में मैंने क्या किया, एक ग्राफ लिया. ये जो मैंने कर्व ले रहा हूँ ना, इस कर्व में दिस इज नोन एज योर, आई मीन टू से, रिएक्टेंट, एंड दिस इज नोन एज योर प्रोडक्ट. अच्छा, दिस इज नोन एज योर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज योर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. और यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको एक पैरेलल बना दिया रिएक्टेंट को, एंड दिस इज नोन एज योर प्रोडक्ट. ठीक है, अच्छा. नाउ आई कैन से, इसी पार्ट को मैं जब बढ़ा देता हूँ, दैट इज नोन एज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी. ये क्या हो गया? दिस इज नोन एज योर, आई मीन टू से, एनर्जी ऑफ योर रिएक्टेंट, एंड दिस इज नोन एज योर एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट. अच्छा, जिसमें क्या होता है, ये एक्स एक्सिस में मैंने क्या किया, दिस इज नोन एज योर रिएक्शंस कोऑर्डिनेट, और ये हो गया आपका, आई मीन टू से,
पोटेंशियल एनर्जी। जब मैंने ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से यहाँ तक मैंने ले रहा हूँ, दैट इज़ नोन एज योर एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो पार्ट रह गया, दैट इज़ नोन एज योर डेल्टा एच, दैट इज़ नोन एज योर एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट इज़ नोन एज योर फर्स्ट थिंग आई हैव टू फाइंड आउट द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, दैट इज नोन एज योर आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस योर एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस योर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज नोन एज योर एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, अभी मैं भी बता रहा हूँ ये जो एक्टिवेशंस एनर्जी में हाउ वी कैन फाइंड आउट द रिएक्शंस प्रोफाइल। रिएक्शंस प्रोफाइल, इस रिएक्शंस प्रोफाइल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं भी लिया, लेट दिस इज योर ए, दिस इज द रिएक्टेंट, और मैंने इसको लेता हूँ बी। तो क्या होता है जब ए और बी, आई मीन टू से दैट कैन फॉर्म एज ए रिएक्टेंट, उसमें क्या होता है, इट कैन फॉर्म एज ए, आई मीन टू से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। दैट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑन व्हिच, तो ए के अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन था ना, यह भी लूजन हो जाता है। तो इसका मतलब है अभी ये धीरे धीरे देखो, अभी इट विल बी वीक बॉन्ड, ये जो वीक बॉन्ड रह जाता है, तो दैट इज नोन एज योर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अच्छा, इस एक्टिवेटेड प्रोडक्ट व्हेनेवर इट विल बी फॉर्मिंग द, आई मीन टू से, ये हो गया रिएक्टेंट। अभी मैं प्रोडक्ट दिखाऊंगा, ये प्रोडक्ट में ये क्या होगा, दैट कैन फॉर्म एज ए बी, और ये क्या होगा, दैट कैन फॉर्म एज ए बी। तो इसका मतलब है दैट इज नोन एज योर प्रोडक्ट 2AB। सो दैट रिएक्शंस प्रोफाइल ऑन व्हिच वी कैन से अबाउट हाउ द हाइड्रोजन्स एंड योर आयोडीन दैट विल बी एडेड। हाइड्रोजन आयोडीन जब हमने ऐड करते, वी कैन ऑल्सो फॉर्म एज ए रिएक्शंस प्रोफाइल ऑन व्हिच, ये देखो, दिस इज नोन एज योर हाइड्रोजन प्लस दिस इज नोन एज योर आयोडीन। ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें क्या किया, यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ था मैं इसको 0.74 एंगस्ट्रम लेता, और यहाँ पे जो I2 है इसको मैंने 2.77 एंगस्ट्रम ले रहा हूँ। मैं अभी क्या आपको रिएक्शंस फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दिखाऊंगा। तो दैट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दैट कैन फॉर्म, ये देखो कैसे बना रहा हूँ, ये हो गया, दैट विल बी लूजन टू फॉर्म योर हाइड्रोजन्स एंड योर आयोडाइड, जिसमें क्या होगा, दैट इज नोन एज योर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। हो गया, उसको मैं अभी क्या करूँगा, प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो जब प्रोडक्ट का टाइम पे मैं अभी क्या किया, ये दोनों को आई मीन टू से डिवाइड कर दिया। सो नाउ इट विल बी फॉर्मिंग 2 ऑफ HI, और ये जो 2 ऑफ HI दैट कैन फॉर्म 1.60 एंगस्ट्रॉम। यहाँ तक हो गया। सो वी कैन से अबाउट योर रिएक्शंस प्रोफाइल, एंड नाउ यू कैन से दैट हाउ the temperature dependence that will be forming your rate of reaction। मैं अभी बताऊंगा temperature dependence on your rate of reaction। अच्छा, तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस में जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर देते, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर देते, देन वी कैन से दैट इज नोन एज योर टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं, दैट इज नोन एज योर रेट कांस्टेंट प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन योर रेट कांस्टेंट। तो ये जो रेट कांस्टेंट में मैंने लिया, लेट इट बी, आई मीन टू से 298 केल्विन। तो जब 10 डिग्री सेल्सियस बना दिया तो ये हो गया आपका 308 केल्विन। तो जिसमें क्या होता है, मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ। अभी देखो, दिस इज नोन एज योर ग्राफ। इसी ग्राफ में लेट दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी लिया और
यहाँ पे वाई एक्सिस में मैंने क्या किया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया। ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स में मैंने क्या किया, n ऑफ योर ई मतलब कितना एनर्जी है, मतलब कॉलिजन्स होने के बाद, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स दैट विल बी collisions with themselves that can form as effective collisions, और nt को मैंने लिया टोटल नंबर ऑफ एटम्स। और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक कर्व बनाने के लिए चाहता हूँ, ये देखो दिस इज माय कर्व। इसी कर्व को देखो मैंने क्या किया, ऐसे ही रखा, ठीक है। जब मैंने इस कर्व को ऐसे ही रखा, ओके, तो यहाँ पे आपको एक एरिया मिल गया, दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज जो एरिया ABCD। और इसी एरिया को मैं अभी क्या करता हूँ, थोड़ा सैडेड कर देता हूँ, ओके। अच्छा, नाउ मैं अभी क्या किया, ये कर्व बनाया था, दूसरा वाला कर्व है, मैं यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस में मैंने बनाया। अच्छा, ये जो 10 डिग्री सेल्सियस में देखो, ये हो गया आपका T डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हमने क्या किया, T+10 लेता हूँ, ये हो गया आपका T+10, और यहाँ पे भी मैंने एक परपेंडिकुलर एक्सिस लगा देता हूँ। आप जानते हो ये जो पॉइंट है दैट इज नोन एज योर मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये हो गया मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ये भी हो गया मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। बट क्या होता है, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आपका काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है, और यहाँ पे जो 10 डिग्री सेल्सियस में उसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे जो T+10 में उसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। तो उसका मतलब है ये जो कर्व है, तो ये क्या होता है, आई मीन टू से थोड़ा सा साइड, आई मीन टू से कर्व थोड़ा साइड होके दिखाता है, जिसमें क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपका ज़्यादा है, मगर यहाँ पे क्या होता है, आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने क्या किया, इसी ए पॉइंट को दैट इज नोन एज योर थ्रेशोल्ड वैल्यू, और इसी थ्रेशोल्ड वैल्यू में मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ABCD लिया था ना, उसको भी मैंने इसको बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, दैट CD मैं उसको E एंड F ले जाता हूँ, ओके। तो यहाँ पे जो न्यू वाला एरिया रहा दैट इज नोन एज योर, आई मीन टू से डबल दैट ऑफ योर रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जा रहा है, दैट विल बी मोर देन दैट ऑफ योर थ्रेशोल्ड एनर्जी। नाउ अभी मैं क्या करता हूँ, इसी थ्रेशोल्ड एनर्जी के ऊपर हमने क्या करते, एक एक्सप्रेशन बनाते, लेट इट बी, मैं कहूँगा हमारा कांस्टेंट K दैट इज इक्वल टू A e⁻⁻⁸ यहाँ पे क्या होता है, A को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अच्छा, E को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज योर एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, E of your e⁻⁻RT that is known as your, it will be increases the threshold value, that implies the increasing of your threshold value, increasing of your threshold energy या threshold value। now अभी मैं क्या करता हूँ, इसी को डिराइव करने के लिए मैं अभी क्या करता हूँ, बोथ साइड्स मैंने ln ले जाता, लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स, ln K e⁻⁻⁸ अच्छा, ln A इंटू बी दैट कैन फॉर्म ln A प्लस ln e⁻⁻⁸, ठीक है। अच्छा, अब मैं ln K को चुपचाप रखता हूँ, तो ln A दैट इज कॉल्ड ए माइनस ई, तो आगे आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा माइनस e/RT ln E। अच्छा, ln E क्या होता है, दैट इज 1, तो आई कैन राइट ln A माइनस e/RT, और ये हो गया आपका ln K। अच्छा, अभी क्या है, ln दैट वी नो दैट
ln क्या होता है, दैट इज 2.303 लॉग। तो मैं अभी क्या करता हूँ 2.303 लॉग के, और ये हो गया आपका आई मीन टू से 2.303 लॉग ए माइनस ई ए बाई आर टी। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज नोन एज योर 2.303 लॉग के 2.30 लॉग के माइनस ई ए बाई आर टी। अच्छा, मैं अभी क्या करता हूँ, ये जो k है रेट कांस्टेंट, मैं अभी दो कांस्टेंट लेता हूँ। लेट दिस इज योर k1, लेट दिस इज योर k2। अच्छा, और एक बात है, जब मैंने k1 k2 लेता हूँ उसका भी टेम्परेचर होगा, मैं उसको एक k1 के लिए टेम्परेचर T1, k2 के लिए टेम्परेचर T2 लेता हूँ। अच्छा, नाउ अभी मेरा इक्वेशन क्या होगा, मैं लिखूंगा न्यू इक्वेशन ln k1 इज इक्वल टू ln a सभी टाइम पे कांस्टेंट रहता है, मैं अब पहले से बता दिया, दैट इज नॉट द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, दैट इज नॉट द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, माइनस ई ए बाई आर T1। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। और सेकेंड इक्वेशंस में लिखता हूँ, दैट इज नोन एज योर ln k2, दैट इज नोन एज ln माइनस ई ए बाई आर T2। लेट दिस इज इक्वेशन 2। मैं अभी क्या करता, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम योर इक्वेशंस 2 माइनस इक्वेशन 1, तो मेरा हो गया ln k2 माइनस ln k1 दैट इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर T2 माइनस ln a प्लस ई ए बाई आर T1। ln a कैंसल कर दो, सो आई कैन से ln a माइनस ln b, आई कैन राइट ln a बाई b दैट इज इक्वल टू आई मीन टू से मेरा रह गया ई ए बाई आर T1 माइनस ई ए बाई आर T2। अब मैंने ऊपर वाला को मिटा देता हूँ। अच्छा, तो मेरा हो गया ln k2 बाई k1, मैं अभी क्या करता हूँ ई ए बाई आर अभी कॉमन है, तो मैं ले जाता हूँ ई ए बाई आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। सो नाउ तो ln ये हो गया k2 बाई k1, ई ए बाई आर रखता चुपचाप रखता हूँ, यहाँ पे T1 इंटू T2 एलसीएम T2 माइनस T1, यहाँ तक हो गया। नाउ तो मेरा हो गया अभी ये हो गया आपका ln क्या हो गया 2.303 लॉग, ये हो गया k2 बाई k1 दैट इज इक्वल टू ई ए बाई आर, ये हो गया T2 माइनस T1 अपन T1 इंटू T2। मैं अभी क्या करता हूँ लॉग k2 बाई k1 दैट इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 r, और ये हो गया T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। दिस इज नोन एज योर आई मीन टू से आरएनएस फैक्टर फॉर योर ln k2 बाई k1। अच्छा, नाउ जस्ट मैंने ऊपर वाला को अभी मिटाता हूँ। मेरा अभी क्वेश्चंस क्या था, ln के अभी मैंने बता रहा हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में मैं अभी आपको दिखाऊंगा स्लोप कैसे बनता है। तो हमारा ln के क्या था, दैट इज नोन एज जो ln ए माइनस ई ए बाई आर टी, ये था ना पहले से। अच्छा, तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको मैंने ln के को रखता हूँ, ये माइनस ई ए बाई आर टी को बाहर कर देता हूँ, प्लस योर ln ए। अच्छा, तो यहाँ पे ये हो गया आपका दैट इज नोन एज योर आई मीन टू से ln के, तो मेरा हो गया 2.303 लॉग के, और ये हो गया आपका माइनस ई ए बाई आर टी प्लस ln हो गया आपका 2.303 लॉग ए। अभी मैं क्या करता हूँ, सभी में 2.303 डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या होगा लॉग के, ये होगा आपका माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी, और ये होगा आपका खाली लॉग ए। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछता है, इफ द डायग्राम आई मीन टू से ग्राफ दैट विल बी फॉर्मिंग log k वर्सेस योर 1 बाई टी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो log k हो गया आपका हो गया y, समझ पा रहे हो। अच्छा, अभी ये हो गया आपका दिस इज नोन एज योर y इज इक्वल टू दिस इज योर m स्लोप, m इंटू 1 बाई टी, तो इसका मतलब है ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका c। तो हम जानते हैं क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट इज नोन एज योर स्ट्रेट लाइन फार्मूला। तो इसमें क्या होगा, आपका जो ग्राफ है, तो ये देखो ये नेगेटिव है ना, तो मेरा जो ग्राफ है, मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने -1 -2 -3 -4 ऐसे ले जाता हूँ,
और 1/t को मैंने अभी ले जाता हूँ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 ओके इंटू 10⁻³ ले जाता हूँ। तो जब मैंने नेगेटिव देखता हूँ तो मेरा ग्राफ भी ऐसे ही आएगा और मेरा जो स्लोप क्या होगा, द स्लोप दैट विल बी -EA/RT। ओके, ये काम हो गया। नाउ तो अभी हमको स्ट्रेट लाइन तो मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको आई मीन से डाउनवर्ड मोशंस में आपको स्ट्रेट लाइन मिला। नाउ अभी मैं सबसे लास्ट चीज़ बताता हूँ। देखो ये बहुत टाइम ये क्वेश्चन आता है, टी जब इंक्रीज करता है, ओके मैंने क्या लिखा, टी इंक्रीजेस, तो इसका मतलब है आपका EA/RT दैट विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, टी जब इंक्रीजेस आपका EA/RT दैट विल बी डिक्रीजेस, तो इसका मतलब है मेरा भी -EA/RT इट शुड बी इंक्रीज। ये पूरा एक फंडामेंटल शॉर्ट क्वेश्चन है। तो मेरा भी -EA/RT इंक्रीजेस, तो इसका मतलब है e⁻⁻EA/RT ये भी इंक्रीज करेगा और हमारा क्या होगा, आपका जो रेट कांस्टेंट है के ये भी इंक्रीज करेगा, आपका जो रेट है ये भी इंक्रीज करेगा। ये हो गया आपका स्टेप 1 प्रोसेस। अच्छा अभी मैं बता रहा, लेट दिस इज योर आई मीन टू से फॉर्मूला नंबर 1। ओके मैं अभी फॉर्मूला नंबर 2 बता रहा हूँ। अच्छा अभी बाई चांस क्वेश्चन पूछेगा कि लेट इट बी आपका EA अभी डिक्रीज हो गया। ठीक है, EA जब डिक्रीज हो जाता है तो अभी यहाँ पे EA डिक्रीज हो जाता है, तो इसका मतलब है EA/RT भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे EA जब आपका डिक्रीज हो गया, EA/RT डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब है आपका -EA/RT ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अच्छा आपका जो e⁻⁻EA/RT था ये भी आपका इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब है ये जैसे रेट कांस्टेंट आपका इंक्रीज किया था उसको भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसका मतलब है रेट कांस्टेंट के ये भी इंक्रीज कर गया और आपका रेट भी ये भी इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो आज मैंने पूरा टोटली आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ योर रेट ऑफ रिएक्शंस, RNS फैक्टर, उसका एक्सप्रेशन और इंटीग्रेशन आई मीन टू से रेडियो एक्टिव इंटीग्रेशन। ओके ये पूरा टोटल, उसके साथ भी मैंने आपको सभी ग्राफ भी बता दिया, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बता दिया। ओके सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। आज मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ और मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिफरेंट टॉपिक के ऊपर मैं आपको जो जो चीज़ है ना आपका सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है मैं उसी टॉपिक को मैं आपको बताऊँगा। ओके बाय।